हेलो एवरीवन। वेलकम टू स्टडी आई क्यू। स्टडी आई क्यू में आज मुझे बहुत खुशी हो रही है अपने एक एक्स स्टूडेंट को इनवाइट करते हुए, मिस्टर प्रतीक दुसाने। प्रतीक महाराष्ट्र से हैं। एल आई सी एडीओ में भी इन्होंने काम किया है। अभी पिछले 2-2.5 साल से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में पीओ हैं। अभी असिस्टेंट मैनेजर बन गए हैं प्रमोशन होकर। सो प्रतीक, पहले तो बहुत बहुत बधाई। आपका ये एक सक्सेसफुल जर्नी अभी तक रही है। बहुत लंबे समय बाद मैं आज आपसे मुखातिब हो रहा हूँ। इट्स बीन सो लॉन्ग। और बड़ी हंसी भी आई जब मैंने आपको कॉल किया और आपने कहा कि आपको ऐसा लग रहा था कि वो करंट अफेयर वाली जो आवाज़ है वो दोबारा आपको सुनने को मिल रही है। तो सबसे पहले तो वेलकम टू स्टडी आई क्यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और आपने मुझे ये यहाँ पे बात करने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये बढ़िया प्लेटफॉर्म जो आपने स्टूडेंट्स के लिए किया है, इट इज़ वेरी हेल्पफुल। तो आजकल आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में काम कर रहे हैं, असिस्टेंट मैनेजर बन गए हैं। 2.5 साल आपको यूनियन बैंक में हो गए हैं। और जलगांव में आप पोस्टेड हैं। तो सिटी ऑफ जी, बनाना। चालीसगांव ब्रांच में। तो जलगांव के बनानास वगैरह भी खा रहे हैं आप। जी, बहुत बहुत बनाना चिप्स बहुत फेमस है वहाँ पे, चिप्स। तो मैं उम्मीद करता हूँ जब आप मुझसे मुझसे मिलने आएंगे, शायद नेक्स्ट मंथ हम प्लान करेंगे, तब आप वो चिप्स लेकर आना। श्योर श्योर सर। तो आज एक बहुत खास पर्पस के लिए मैंने आपको बुलाया है। कल एक्चुअली क्या है कि कल आप जानते ही हो, एल आई सी एडीओ का रिजल्ट आया और मेंस का रिजल्ट आया। और उसके बाद से ही कुछ 400-500 स्टूडेंट मेरे हैं जिन जो इंश्योरेंस के कोर्स के थे, जिनका सिलेक्शन हुआ इंटरव्यू के लिए। और सबने फिर एकदम से मुझे फ्लड करना स्टार्ट कर दिया मैसेजेस कर करके कि सर, मेंस तो हो गया, आप इंटरव्यू के लिए गाइड करिए, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। फिर मैंने अपनी जो एक्स स्टूडेंट्स की लिस्ट वगैरह है वो निकाली। फिर मैंने देखा कि किसका उस समय एडीओ क्लियर हुआ था। फिर आप तक मैं पहुंचा। और फिर लेकिन मुझे पता चला जब मैंने आपसे फ़ोन पे बात की कि आपने एडीओ छोड़ दिया था। खैर उस सब पे मैं करूंगा बात, क्यों छोड़ा और वो सब। तो प्रतीक, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, अपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। जैसे आपने कहाँ से पढ़ाई करी है, आप मराठी हैं, उसके बाद आपने ग्रेजुएशन में क्या किया, और फिर आपकी जो एग्ज़ाम जर्नी है वो कैसी रही, उसके बारे में थोड़ा सा एक ब्रीफ ओवरव्यू हमें दे दीजिए। जी, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, मैंने इंजीनियरिंग की है, बी इलेक्ट्रिकल। 2014 में मैं पास आउट हुआ हूँ। नासिक में ही एक संदीप फाउंडेशन करके कॉलेज है, संदीप यूनिवर्सिटी, अभी उसका नेम चेंज हुआ है। तो वहां से मैंने मेरा बैचलर्स किया है 2014 में। उसके बाद मैंने कुछ इंजीनियरिंग कंपनीज जो है, जैसे क्रॉम्पटन ग्रीव्स वगैरह, उनमें एज अ टेस्टिंग इंजीनियर थोड़े दिनों के लिए जॉब किया। फिर उसके बाद मेरे बहुत सारे दोस्तों ने यूपीएससी का प्रिपरेशन स्टार्ट किया था तब। तो मैंने सोचा कि हम भी इस फील्ड में थोड़ा ट्राई करते हैं। तो यूपीएससी के प्रिपरेशन के लिए मैंने कोचिंग वगैरह ज्वाइन किया। फिर एक 2-2.5 साल मैंने इसमें दिए मेरे, डेडिकेटेड स्टडी किया। लेकिन प्रीलिम वगैरह मैंने पास किया था, यूपीएससी का जो स्टेट सर्विसेज होता है उसका प्रीलिम्स मैंने पास किया था। लेकिन मेंस में क्लियर नहीं कर सका। तो इसकी वजह से मैंने मेरा जो फोकस है वो थोड़ा शिफ्ट कर दिया, ताकि कुछ अर्निंग स्टार्ट हो सके। मतलब कोई भी जैसे कि क्लरिकल का पोस्ट हो, इस तरह से अगर कोई पोस्ट निकलता है तो एक अर्निंग सोर्स हो जाएगा और साथ में स्टडी भी कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने मेरा फोकस थोड़ा डाइवर्ट किया और मैंने बैंकिंग की प्रिपरेशन स्टार्ट की। तो उसमें आपके वीडियोस जो थे करंट अफेयर्स के, इट वाज वेरी बिग एंड वेरी, क्या बोलते हैं, वेरी गुड सोर्स फॉर करंट अफेयर प्रिपरेशंस। तो तब से मैंने जो पढ़ाई स्टार्ट की। सो आई गॉट सिलेक्टेड इन एल आई सी एज अ एडीओ इन 2019। तो मैंने ज्वाइन किया तब एल आई सी एडीओ। उसके बाद मेरा प्रिपरेशन कंटिन्यूअसली था, इसलिए मैंने और एग्जाम्स भी दिए। देन आई गॉट सिलेक्टेड इन ई एस आई सी एज ए यूडीसी। और ईपीएफओ में भी मेरा सिलेक्शन हुआ। ईपीएफओ जो उसका क्लरिकल का एक पोस्ट होता है, और तभी इसका भी रिजल्ट लगा था, पीओ का। सो थोड़ा सोच विचार करने के बाद मैंने सोचा कि पीओ की तरफ जाते हैं। सो आई फाइनली ज्वाइन एज अ पीओ। और अभी 2.5 2.5 साल से मैं अभी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में पीओ था। मतलब 2 साल पीओ का होता है, उसके बाद प्रोबेशन खत्म होने पे यू गेट पोस्टेड एज अ असिस्टेंट मैनेजर। सो नाउ आई एम असिस्टेंट मैनेजर, स्केल 1 ऑफिसर इन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो प्रतीक, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपका जो इंटरव्यू जब हुआ था एल आई सी एडीओ का,
उसकी क्या कोई मेमोरीज हैं आपकी, कि आपको याद है आपसे क्या पूछा गया था, कितने पैनलिस्ट थे, कहाँ पे इंटरव्यू हुआ था? और वो सब मुझे बताइए थोड़ा डिटेल में, अपने इंटरव्यू की जर्नी बताइए, और हो सके तो ये भी बताइए कि आपके इंटरव्यू में कितने मार्क्स आए थे, कितना कट ऑफ था, या जो भी आप बता सकें। द सी अल्टीमेटली द मोर इन्फॉर्मेशन यू शेयर, द मोर हेल्पफुल इट विल बी फॉर द एस्पिरेंट्स। करेक्ट। तो एक्चुअली मुझे इतना फैक्चुअल मार्क्स वगैरह तो याद नहीं है, बट आई विल शेयर द एक्सपीरियंस ऑफ इंटरव्यू। तो सबसे पहले मेरा इंटरव्यू हुआ था पुणे में। पुणे में इट वॉज शेड्यूल्ड। सो बेसिकली वहाँ पे 4 लोग मौजूद थे, एंड एवरीवन वाज वेरी फ्रेंडली। मतलब ऐसा कुछ टेंशन वाला माहौल नहीं था कि बहुत बड़ा कुछ इंटरव्यू है, तो इस तरह से कुछ भी नहीं था। दे वेर जस्ट हैविंग अ डिस्कशन विद मी। उन्होंने मुझे मेरी एजुकेशन के बारे में पूछा, मैंने पढ़ाई कहाँ से की, मैं कहाँ पे रहता हूँ, मेरा जन्म कहाँ पे हुआ, फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछा, ये सब चीजें। और उनका जो बेसिक ये था, मतलब होल्ड था, इट वाज ऑन करंट अफेयर्स। तो तब के जो करंट अफेयर्स थे, उन पे मुझे बहुत सारे सवाल पूछे गए। तो करंट अफेयर्स एक मेन बेसिक आपको करना होगा। उसके बाद इंश्योरेंस का नॉलेज, जो इंश्योरेंस का IC 31 करके एक बुक आता है, जो सभी स्टूडेंट्स ने अभी उसका पढ़ाई भी किया होगा, मेंस में उसके क्वेश्चंस भी रहते हैं। तो इंश्योरेंस के ऊपर भी थोड़े बहुत क्वेश्चंस पूछे थे, लेकिन उनका जो मेजर फोकस था, इट वाज ऑन करंट अफेयर्स। और नॉट ओनली द करंट अफेयर्स ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल लेवल के करंट अफेयर्स के बारे में उन्होंने मुझे पूछा था। हम्म। तो जैसे इंटरनेशनल करंट अफेयर की बात करें, जैसे आजकल जो भी चल रहा है इंटरनेशनल सिनारियो में, तो उसका थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, है ना? और क्या रशिया यूक्रेन वॉर। करेक्ट। या रशिया यूक्रेन वॉर, या चलिए वॉर को तो अब 1 साल से ज़्यादा हो गया है, बट स्टिल और भी बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं इंटरनेशनल एरिना में। अभी G20 हुआ है, अभी G7, G20 तो इंडिया में जो है अभी हुआ नहीं है, अभी होगा। G7 जो समिट है वो हुआ है अभी, या FIPIC जो इंडिया पैसिफिक समिट है, ये सब। तो बेसिकली 6 महीने में जो हुआ है वो सफिशिएंट रहेगा मेरे ख्याल से, राइट? यस यस, करेक्ट सर। इंश्योरेंस में भी जो लेटेस्ट हुआ है उतना, उसमें क्या क्या आप रेकमेंड करते हैं? जैसे कोई नई LIC से रिलेटेड कोई डेवलपमेंट्स हैं, या जनरल इंश्योरेंस में, तो उसको किस तरह से आप देखते हैं? मतलब कितना इंश्योरेंस के बारे में, क्या इंश्योरेंस का स्टैटिक ज़रूरी है, जैसे टर्म इंश्योरेंस और ये? जैसे देखिए, इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन कितना है इंडिया में? अभी वो तो बहुत कम है। अगर हम डेवलप कंट्रीज के इसमें कंपेयर करें, तो पेनिट्रेशन ऑफ इंश्योरेंस इन इंडिया इज वेरी लो। तो ये इंक्रीज करने के लिए क्या क्या हम लोग कर सकते हैं, इनोवेटिव आइडियाज क्या क्या है, नए स्कीम्स कौन से गवर्नमेंट के जो स्कीम्स है, जैसे जो है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा, देन जो जो गवर्नमेंट के स्कीम्स है इंश्योरेंस रिलेटेड, तो उनका एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए, बस। हम्म। जो ये आपने बताया कि एनवायरनमेंट जब आप गए रूम में तो काफ़ी रिलैक्स था, बट आप पर्सनली भी काफ़ी रिलैक्स थे? नहीं, मैं तो टेंस था थोड़ा सा, जैसे कि जनरली हर स्टूडेंट होता ही है। बट वहां पे जाने के बाद वो टेंशन मेरा पूरा खत्म हो गया, बिकॉज दे वेर सो फ्रेंडली विथ मी कि मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं इनके साथ पहली बार बात कर रहा हूँ। तो आपके जो इंटरव्यू पैनल था उसमें 5 पैनलिस्ट थे। जी जी, 5 लोग थे। क्या ये पांचों लोग LIC के ही थे या अलग अलग डोमेन से थे? आई डोंट नो दैट। तो उसके बाद जब आपका इंटरव्यू का रिजल्ट आया, जब, तो उसके बाद आपको आप उसके बाद की फिर जर्नी मुझे बताइए कि कहाँ पे आप पोस्ट हुए, किस तरह का काम था ADO का डे टू डे, क्या किस तरह के टारगेट्स होते थे, किस तरह से, क्योंकि बहुत सारी एक कहीं ना कहीं मिसकंसेप्शंस, एक डर, एक भ्रांतियां बच्चों में फैली हुई हैं कि ADO को लेकर कि किस तरह का काम रहता है। कईयों को लगता है कि ये बहुत ज़्यादा प्रेशर जॉब है। तो किस तरह का जॉब था? मैं जानता हूँ कि आपने मुझे बताया है कि आप वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर्स थी आपकी ब्रांच। तो वो सब भी मुझे थोड़ा मैं डिटेल में जानना चाहता हूँ कि LIC ADO का आपका डे टू डे का काम कैसा था। ओके, तो LIC ADO ये जो प्रोफाइल है, ये जनरली बिजनेस डेवलपमेंट जो हम बोलते हैं, डेवलपमेंट ऑफिसर ये पोस्ट का नाम है। तो डेवलपमेंट मींस बिजनेस डेवलपमेंट। अभी बिजनेस क्या है LIC का? टू सेल द इंश्योरेंस। तो ADO या फिर PDO जो भी बोलते हैं, ये पोस्ट का जॉब ये होता है टू रिक्रूट एजेंट्स। ठीक है।
टू रिक्रूट मोर एंड मोर एजेंट्स, और उनके थ्रू आपको इंश्योरेंस सेल करना है। तो वी हैव टू इंक्रीज द इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, दैट इज द मेन जॉब। और इससे जो भी रेवेन्यू आने वाला है, दैट इज द बिजनेस ऑफ एलआईसी। जो भी प्रीमियम लोग पे करते हैं, सो इट इज द बिजनेस। अब इसमें कैसा है कि बहुत से लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, बिकॉज दिस फील्ड इज ग्रोइंग। इसमें बहुत अपॉर्चुनिटीज है। जैसे मैंने आपको बोला कि इंडिया में इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन बहुत कम है। तो द मार्केट इज ह्यूज, द अपॉर्चुनिटीज आर देयर, जस्ट वी हैव टू यू कैन से डेवलप अ स्ट्रेटेजी, किस तरह से हम लोग इसमें अच्छे से कर सकते हैं। तो अगर आपको लोगों से बात करना अच्छा लगता है, यू आर बीइंग फ्रेंडली विथ एनीवन, किसी भी, अगर मान लीजिए अननोन पर्सन के साथ आपको बात करनी है तो आपको झिझक नहीं होती है, अगर, तो ऐसे लोगों के लिए ये बेस्ट जॉब है। क्योंकि इसमें यू हैव टू, मान लीजिए अभी मैं कहीं टैक्सी में सफर कर रहा हूँ, तो टैक्सी में सफर करते करते मेरे बाजू में कोई अगर बंदा बैठा है, तो मुझे उससे बात करके आनी चाहिए कि ऐसा ऐसा, मैं एक डेवलपमेंट ऑफिसर हूँ एलआईसी में, ऐसे ऐसे एक अपॉर्चुनिटी है, यू कैन बी अ इंश्योरेंस एजेंट एंड यू कैन स्टार्ट योर इनकम। तो इस तरह से किसी भी अननोन व्यक्ति से अगर आप बात कर सको, उसे कन्विंस कन्विंस कर सको कि बी अ पार्ट ऑफ एलआईसी एज अ एलआईसी एजेंट, उसमें मतलब एजेंट नहीं बोलते, वी से इंश्योरेंस एडवाइजर। तो इंश्योरेंस एडवाइजर आप बनो। इस तरह से अगर आप किसी को कन्विंस कर सकते हो, देन दिस इज द बेस्ट जॉब फॉर यू। तो प्रतीक, जैसा आपने मुझे बताया कि पहले साल आपका जो काम था वो रिक्रूट करना था एजेंट्स को, पहले तो ये बताइए आपका परफॉर्मेंस कैसा था, कितने एजेंट को आपने रिक्रूट किया था, और क्या रिक्रूट करने के टारगेट जी। होते हैं, और आप उन्हें रिक्रूट कहाँ से करते हैं? तो बेसिकली हमें टारगेट दिया जाता है कि 20 एजेंट्स यू हैव टू रिक्रूट, एंड दे शुड बी इन योर एजेंसी फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो दिस इज मेन टारगेट, 20 लोग होने चाहिए, एंड दे शुड बी इन योर टीम फॉर अ कंप्लीट 1 ईयर। तो दैट इज द मिनिमम रिक्वायर्ड टारगेट विच वॉज गिवन टू अस। और जैसा कि आपने पूछा कि कहाँ से रिक्रूट करने होते हैं, सो एनी वन कैन बी अ एजेंट। जिसने 10th पास किया है, 18 एज उसका कंप्लीट है, ही कैन बी अ इंश्योरेंस एजेंट। तो ओपन मार्केट से हम किसी को भी उठा सकते हैं, जस्ट वी हैव टू ग्रूम देम। तो ये डेवलपमेंट ऑफिसर का काम होता है, टू ग्रूम दैट पर्सन, कि वो बाहर जाके सेल कर सके इंश्योरेंस, या फिर एटलीस्ट किसी को इंश्योरेंस का मतलब महत्व तो समझा सके। एटलीस्ट वो अगर उसने कर दिया, सो ही कैन सेल इंश्योरेंस। प्रतीक, एक बात बताइए, आजकल का इतना जॉबलेसनेस है, हर तरफ बेरोजगारी है, तो 20 लोगों को रिक्रूट करना इजंट इट वेरी इजी? मतलब मैं अगर मतलब लाखों लोग बेरोजगार बैठे हैं, मतलब कोई भी एलआईसी में काम करना चाहेगा, तो क्या आपको नहीं लगता कि ये बहुत आसान टारगेट है? तो एक्चुअली बात यह है कि ये जो फील्ड है इंश्योरेंस सेलिंग का, इंश्योरेंस एजेंसी का, इसके बारे में बहुत से लोगों को अवेयरनेस नहीं है। और इससे कितना इनकम हम जनरेट कर सकते हैं, इसके बारे में भी किसी को अवेयरनेस नहीं है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। हमारे ब्रांच में कोई कोई जो डेवलपमेंट ऑफिसर है, जिनके टीम में कुछ एजेंट्स थे, तो दे वेर अर्निंग मोर देन 50 lakhs अ ईयर, जस्ट थ्रू कमीशन फ्रॉम एलआईसी। बहुत से, आप इंटरनेट पर भी गूगल पे सर्च कर सकते हो, हाईएस्ट अर्निंग ऑफ एलआईसी एजेंट। तो बहुत सारे नाम आ जाएंगे जिनका करोड्स में अर्निंग है, सिर्फ इंश्योरेंस सेल करने की वजह से। जो भी उनको ए, इनकम आ एक रहा है, बात इट्स इन करोड्स। द एक बात फिगर्स आर वेरी ह्यूज। एक बात में मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ। आप आपने कहा कि पहले साल हमारा काम है इंश्योरेंस एजेंट्स को ग्रूम करना, ठीक है, लेकिन ग्रूम तो वही कर सकता है ना जो जिसको खुद भी बेचना आता हो। मतलब आप लोगों का क्या कोई खुद करेक्ट, का ऐसा, करेक्ट। क्या खुद का ऐसा ट्रेनिंग होता है कि भाई कैसे बेचना है, या आपको खुद कोई हैंड्स ऑन कुछ ऐसे सिखाया जाता है? मतलब एक बार जब आप खुद सीखें तभी तो शायद दूसरे को सिखा सकते हैं, राइट? जी, तो मैं यही पे आने वाला था। जो हमारा ट्रेनिंग पीरियड होता है 1-2 महीने का, उसमें हमें सबसे पहले तो इंश्योरेंस के जो पॉलिसी प्लान्स है एलआईसी के, जो जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, उनके बारे में पूरा नॉलेज दिया जाता है कि कौन से प्रोडक्ट क्या फीचर्स है। ठीक है। अभी ये इंश्योरेंस एग्जैक्टली होता क्या है, इट इज एन इन्वेस्टमेंट टूल। तो सबसे पहले हमें इन्वेस्टमेंट क्या होती है ये बताया जाता है कि व्हाट इज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में कौन से प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे एसआईपी हो गया, शेयर मार्केट हो गया, एफडीज हो गए, इंश्योरेंस हो गया। तो इंश्योरेंस ये जो पार्ट है इन्वेस्टमेंट्स का, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं अवेलेबल, जैसे कि टर्म प्लान हो गया, एंडोमेंट प्लान हो गया। तो इन चीजों के बारे में हमें पहले बताया जाता है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, कौन से इंश्योरेंस के टाइप्स है,
जो प्रोडक्ट्स एलआईसी के पास है, तो प्रोडक्ट्स का नॉलेज हमें पूरी तरह से मिल जाता है। देन हमें हैंड्स ऑन ट्रेनिंग मिलता है, हाउ टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन विद अ पर्सन, कि उसको इंश्योरेंस का इंपॉर्टेंस कैसे समझाया जाए, इसका भी ट्रेनिंग हमें ठीक तरह से दिया जाता है। तो आपने जो ये टारगेट्स बताए, क्या आपने और आपके साथ जो लोग थे, क्या सबने ये टारगेट्स पूरे कर लिए थे? क्या ये आराम से हो जाते हैं अचीव, या बहुत स्ट्रेस रहता है इनको लेकर? अभी सर जिन स्टूडेंट्स को बात करने में कोई दिक्कत नहीं है, दे अचीव द टारगेट्स। तो जिनका थोड़ा मतलब शाइनेस होता है, थोड़ा डरते हैं बात करने के लिए, किसी भी अननोन व्यक्ति से बात नहीं करना जानते हैं, कन्वर्सेशन को स्टार्ट कैसे करना है, ये थोड़ा सा अगर दिक्कत होती है तो उसमें स्ट्रेस होता है। लेकिन कर सकते हैं, अगर आप अच्छी तरह से फोकस्ड हो और परसिस्टेंसी आपका रहेगा, तो ये हो सकता है पॉसिबल। क्या जो बहुत थोड़े शाई टाइप के हैं, जो थोड़े से कम, जिनमें कॉन्फिडेंस की कमी है, ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, हिंदी मीडियम के हैं, या मैंने अक्सर देखा है कि किसी में अगर कॉन्फिडेंस की कमी है, तो क्या वो ये सब चीज़ें उनमें पहले से होनी चाहिए, या वो जॉब पे भी हैंड्स ऑन सीख सकते हैं? नहीं, ये बाद में भी सीखा जा सकता है। जैसे मैंने बताया आपको, हमें ट्रेनिंग दिया जाता है। और एलआईसी एक बहुत बढ़िया चीज उन्होंने हमारे साथ किया था कि जो ऑलरेडी डेवलपमेंट ऑफिसर्स है, जिनका बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है, बहुत बड़ी टीम है, तो उनके सेमिनार्स भी हमारे लिए उन्होंने अरेंज किए थे कि ये किस तरह से काम कर रहे हैं, आप इनसे सीखिए। तो इस तरह से आप, मतलब कोई दिक्कत नहीं होती इसमें, ये बाद में भी सीखा जा सकता है। चलिए, पहले साल में तो आपने बताया रिक्रूटमेंट का काम रहता है मेन, ठीक है। उसके बाद जो असली काम जब स्टार्ट होता है, तो उसमें जो टारगेट्स रहते हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या वो भी अचीव हो जाते हैं? मतलब जनरली, मैं ऑब्वियसली आप ऑब्वियसली एक बहुत, आपकी अच्छी पर्सनैलिटी है, आप हमेशा से एक्सट्रोवर्ट भी रहे हैं, इंजीनियर हैं, सब कुछ है आपके पास, काफ़ी चीज़ें फेवरेबल हैं। लेकिन आपने जो अपने आसपास के लोग देखे, तो ज़्यादातर लोग क्या अपने टारगेट अचीव कर पाते हैं? नहीं, जैसे मैंने आपको बोला कि जो लोग शाय होते हैं बात करने में, तो उन्हें थोड़ी दिक्कत आती है। अच्छा, एक बात बताइए, चलिए, शाई हैं, ठीक है, टारगेट अचीव नहीं कर पाए, तो क्या क्या पनिशमेंट मिलती है, सैलरी कटती है, क्या होता है? अभी सर हमारे टाइम पे ऐसा था कि अगर आपका टारगेट कंप्लीट नहीं होता है, तो आपका प्रोबेशन वो इंक्रीज करते हैं, लेट्स से फॉर 6 मंथ। अगर फिर भी नहीं हो रहा है टारगेट आपसे, तो दे विल टर्मिनेट यू। तो मतलब इसमें एक तरह से ये देखा जाए तो ये जॉब सिक्योरिटी उस लेवल की नहीं है जिस तरह से पीओ में, या जो दूसरे सरकारी वो हैं, क्योंकि इसमें आप टर्मिनेट भी हो सकते हैं अगर आप परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं तो। जी जी। बाय द वे, आपने, पीओ से अगर हम कंपेयर करते हैं, पीओ या फिर, हाँ हाँ, बताइए। हाँ तो पीओ अगर, या फिर और कोई जॉब से अगर हम कंपेयर करते हैं, क्लरिकल से भी अगर कंपेयर करते हैं, इवन एलआईसी असिस्टेंट का जो भी जॉब है, तो दैट इज मोर वी कैन से जॉब सिक्योर फॉर सम पीरियड। तो क्या इसी वजह से आपने फिर ये नौकरी छोड़ दी और फिर यूबीआई में आपने पीओ ज्वाइन कर लिया, या कोई और व्यक्तिगत कारण था, या कोई और ऐसा आप बता सकें? नहीं, एक्चुअली सर मेरा कैसा था, मेरा जो पोस्टिंग था एलआईसी में, इट वाज इन मुंबई। दादर लोकेशन में मेरा ब्रांच था। इट वाज इन 2019, जब कोविड का सबसे फर्स्ट वाला जो सिनारियो आया था इंडिया में। तो लॉकडाउन हो चुका था तब, इसीलिए हमारे ब्रांचेस जो थे वो कंटिन्यूअसली 3 to 4 मंथ्स के लिए क्लोज कर दिए थे, बिकॉज दादर वॉज दी हॉटस्पॉट इन मुंबई। तो आई केम टू माई प्लेस, नासिक। उन 3 4 महीनों में मैंने नासिक में रुका, और तभी मेरा रिजल्ट लगा था पीओ का। तो इसीलिए मैंने सोचा कि ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है पीओ का, सो दैट्स व्हाई आई शिफ्टेड फ्रॉम एलआईसी टू पीओ। ओके। तो आपका जो 2019 का बैच है, मतलब आप कह रहे हैं क्योंकि मार्च 2020 में लॉकडाउन लगा था, तो उस दौरान फिर आपका जो एक्सपीरियंस था, कहीं ना कहीं वो उतना अच्छा नहीं रहा जितना हो सकता था, मे बी, है ना? ये आप कह रहे हैं? जी। लेकिन मेरे साथ में जो कुछ बंदे लगे हैं एलआईसी में, दे आर डूइंग वेरी ग्रेट जॉब, उनका बहुत अच्छी तरह से बिजनेस हो रहा है, इवन दे आर अर्निंग इंसेंटिव। मतलब एलआईसी एडीओ का जो पोस्ट है उसमें इंसेंटिव भी मिलता है, ये सबको मैं बता दूं। जो आपका सैलरी होता है वो सैलरी कंपोनेंट्स तो अलग है, बट इफ यू अचीव द टारगेट्स और उससे अगर ऊपर आप बिजनेस लाते हो एलआईसी के लिए,
देन यू गेट सम कमीशन, नॉट कमीशन, बोनस इनकम। तो ये बोनस के इसके लिए मैं एक बताना चाहूंगा आपको। एक हमारे ब्रांच के एक झा सर थे, डेवलपमेंट ऑफिसर। तो उनका जो इंसेंटिव बोनस है, इट इज इन द रेंज ऑफ 2 to 2.5 crores। यू कैन सर्च इट ऑन गूगल एज वेल। मैंने सुना है वैसे उनके बारे में। तो मतलब उनकी सैलरी तो एक अलग है, 2-2.5 करोड़ रुपए हर साल में आई वो। वॉज पोस्टेड इन हिज ब्रांच। तो इस तरह के जब लोग आपके पास थे तो आप भी काफी मोटिवेट होते होंगे कि यार चलो, 2-2.5 करोड़ तो उन्होंने कमा लिया, तो कम से कम 15-20 लाख तो मैं भी कर ही सकता हूँ। डेफिनेटली, डेफिनेटली। बट द सिनेरियो वाज वेरी डिफरेंट इन माय टाइम। यस, यस। तो इसमें मेंटरशिप का भी काफी बड़ा रोल रहता है मेरे ख्याल से, राइट? कि आपको यस, यस सर, यस। जैसे आपने सेमिनार बताया कि सेमिनार जो होते थे, तो मेरे को लगता है मेंटरशिप बहुत मैटर करती है इसमें, राइट? यस सर। और आपका अभी तक ये 2.5 साल आपको एज अ पीओ हो गए, अब तो आपका प्रमोशन भी हो गया, अब आप असिस्टेंट मैनेजर हैं। तो ये एक्सपीरियंस आपका अब तक कैसा है? इसके बारे में ऑब्वियसली हम मिल रहे हैं, बहुत जल्दी हम बात करेंगे उस बारे में, लेकिन एक एक ब्रॉड वे में, एक मोटा मोटी आप बता सकें कि आपका अब तक यूबीआई में कैसा एक्सपीरियंस है? एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया है सर। यूबीआई एक बहुत अच्छा बैंक है काम करने के लिए। द वर्क एनवायरनमेंट इज वेरी गुड। जैसे मैंने आपको बोला कि अगर आपको लोगों से बात करना अच्छा लगता है तो यू कैन बी इन दिस प्रोफेशन। क्योंकि देखिए, ब्रांच में अगर आप काम कर रहे हो तो हर वक्त आपके पास कोई ना कोई आता रहेगा कुछ क्वेरी लेके। तो यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेरी और उसको आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है। अगर ये आपको आता है तो इट इज वेरी गुड फील्ड। आप अभी जैसे एक काफी रिमोट एरिया में पोस्टेड हैं, तो जलगांव में पोस्टेड हैं जैसे, 40 गांव, तो वहाँ पे भी वर्किंग कंडीशन, आप अब मुंबई में भी रहे हैं दादर जैसी जगह में, और ऑब्वियसली जलगांव में भी रहे हैं, तो क्या बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है दोनों जगह में? जी, थोड़ी बहुत तो दिक्कत होती है, रूरल एरिया में डेवलपमेंट की थोड़ी कमी होती है। बट बैंक आपको जो जो फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है तो उसमें आपको मतलब एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। अगर आप भले ही रूरल एरिया में पोस्टेड हो, बट यू गेट अ सेटिस्फेक्शन कि मैं कुछ देश की मतलब इकोनॉमी में मेरा सहयोग कुछ दे रहा हूँ। ये फील होता रहता है हर रोज ब्रांच में काम करते वक्त। और ऑब्वियसली फाइनेंशियल इंक्लूजन को आप प्रमोट कर रहे हैं, तो वो भी एक सेटिस्फेक्शन आपके अंदर हर वक्त रहता होगा जी। रूरल एरिया में। तो उसके बारे में भी जो भी थोड़ा। गवर्नमेंट के स्कीम्स है, हाँ, हाँ। तो ये मतलब गवर्नमेंट बैंक्स के ऊपर ये बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन स्कीम्स को रूरल एरिया में पेनिट्रेट करना। जैसे एनपीएस हो गया, पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई, बिल्कुल। एपीवाई। जी भाई। इनफैक्ट अभी एक पीछे स्टूडेंट से बात हो रही थी, अब वो एसबीआई में असिस्टेंट मैनेजर है, तो उसने बताया कि अटल पेंशन योजना बेचना बहुत मुश्किल होता है। तो मैंने उससे पूछा, भाई अटल पेंशन योजना बेचना मुश्किल क्यों होता है? तो उसने बताया कि 60 साल के बाद, वो भी मैक्सिमम 5,000 रुपये पर मंथ पेंशन, आज ही 5,000 रुपये की वैल्यू क्या है एक महीने में? तो सोचिए, जब तक पर्सन 60 साल का होगा उसके बाद 5,000 की वैल्यू क्या होगी? कुछ भी नहीं। तो कन्विंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है, जब भी हम देख सोचते हैं कि टारगेट, तो टारगेट वर्ड से हम डर जाते हैं कि टारगेट ना हुआ, पता नहीं क्या हो गया, लेकिन हम ये रियलाइज नहीं करते कि बैंक पीओ में भी टारगेट्स रहते हैं। तो प्रतीक, एक बात बताओ, जैसे आप बैंक पीओ हो अभी, और अब तो असिस्टेंट मैनेजर हो, आपको कोई टारगेट मिले और वो टारगेट मान लीजिए आपसे पूरे नहीं हुए, तो क्या यहाँ भी प्यूनिटिव एक्शन या यहाँ भी पनिशमेंट उतना ही सिवियर होता है जैसा एलआईसी में होता है? नहीं सर, यहाँ पे पनिशमेंट नहीं है, बट हमें डांट पड़ती है। हमारे जो मीटिंग्स वगैरह होते हैं उसमें तो डांट बहुत पड़ती है कि ये आपने क्यों नहीं किया। मीटिंग्स होते रहते हैं, हमेशा रिव्यू मीटिंग्स होते रहते हैं। तो प्यूनिटिव एक्शन ऐसा एज सच कुछ होता नहीं है। हम्म। बट दे मोटिवेट यू एज वेल। ऐसा नहीं कि सिर्फ डांटते रहो डांटते रहो, मोटिवेशन भी देंगे कि टारगेट कंप्लीट करना है इसके लिए। यानी कि चेक्स एंड बैलेंसेस काफी हैं, रिव्यूज हैं, और उसमें फिर वो पर्सन घूम फिर के फिर वो अपना वो कर ही लेता है कुछ ना कुछ एक, जिस तरह से। एक चीज और बताइए, अब इतना लंबा समय आपको हो गया है सरकारी बैंक में, ये जो एक सोशल मीडिया पे भी अभी तमल बंदोपाध्याय सर का आर्टिकल आया था कि डिप्रेशन और ओवरवर्क, ओवरलोड और सुसाइड्स रिसेंटली पीएसबी में काफी देखने को मिल रहे हैं, तो क्या ये एक रियलिटी है? मतलब आप अपने आसपास भी जो देखते हैं यूबीआई में, ऑब्वियसली ऐसा नहीं, मैं नहीं कह रहा कि आपको किसी बैंक का नाम लेना है, या लेकिन एक जनरल जो आप अपने आसपास देखते हैं, क्या ये चीजें
वास्तव में रियलिटी हैं? जी देखिए, वर्कलोड तो सब जगह पर है। इट इज अप टू अस कि हम लोग उसे कैसे परसीव करते हैं। अभी जैसे मैं मेरा खुद का एग्जांपल बताता हूँ आपको। मैंने जैसे एलआईसी में मुंबई में काम किया है, मुंबई जैसे मेट्रो सिटी में काम किया है। नाउ आई एम पोस्टेड इन सेमी अर्बन, इट इज अ विलेज एक्चुअली। तो विलेज एरिया तो एक इस तरह की लेवल की जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट होने में थोड़ा मेंटल स्ट्रेस या फिर ये तो चलता ही रहता है। बट यू हैव टू मैनेज दैट स्ट्रेस, बिकॉज देखिए कैसे आपको परफॉर्म भी करना है, परफॉर्मेंस आपको दिखाना है, तभी आपका जाके आगे प्रमोशन वगैरह ये सब चीजें होने वाली है। तो स्ट्रेस स्ट्रेस मैनेजमेंट करना तो सबसे जरूरी है। जैसे मैं मेरा एग्जांपल बताना चाहूंगा सर, मैं किस तरह से करता हूँ मैनेज मेरा स्ट्रेस। आई हैव अ हॉबी। मेरा एक हॉबी है कॉइन कलेक्शन का। मेरे पास एंशंट फ्रॉम 220 BC से लेके ये राजा अपने शिवाजी महाराज वगैरह मुगल, तो इन पूरे पीरियड के कॉइन्स है मेरे पास। कॉइन्स का कलेक्शन है। तो ये मेरा हॉबी है, तो उसमें मेरा बहुत सा टाइम चला जाता है, जो मेरा फ्री टाइम है। तो इसकी वजह से मुझे टेंशन और ये सब चीजें मतलब ज्यादा दिमाग पे असर नहीं करती है। तो ये कुछ तो भी हॉबी सबको होना चाहिए। हम्म। कॉइन कलेक्शन से याद आया, अभी मैं एक वेबसाइट देख रहा था, coinbazaar.com। और उस पे बहुत अच्छे अच्छे कॉइन थे, बहुत महंगे थे। अभी एक कॉइन रिलीज हुआ था लास्ट वीक। तो वो मैंने बाई कर, मतलब जो मन की बात है उसके 100 एपिसोड पूरे हुए थे तब एक कॉइन रिलीज हुआ था। तो मेरा मन हुआ मैं उसको खरीदता हूँ, बहुत खूबसूरत कॉइन था। लेकिन एक छोटा सा कॉइन था और 4,000 रुपये का वो था। तो ये तो एक काफ़ी महंगा हॉबी है वैसे आपका, ये कोई सस्ता हॉबी तो नहीं है। तो ये जी जो जी। आप आपके जैसे और भी लोग हैं जो इस तरह की हॉबी रखते हैं, नुमिस्मेटिस्ट हमेशा शायद इसे कहते हैं। तो इस तरह करेक्ट। की हॉबी आपने और भी लोग देखे अपने साथ जो इस तरह की कोई ना कोई हॉबी रखते हैं जिससे जी स्ट्रेस कम हो जाए? जी जी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मेरे बहुत सारे दोस्त भी हैं। इनफैक्ट मेरा इंस्टाग्राम पे एक पेज भी है, न्यूमिस्टा ऑनलाइन करके, NUMISTA ऑनलाइन, न्यूमिस्टा ऑनलाइन, एक ही ये वर्ड है। तो आप उस वहाँ पे जाके सर्च कर सकते हो। मैंने मेरे जो कॉइन कलेक्शन के पिक्स वहाँ पे अपलोड किए हैं, वो भी आप देख सकते हो। बहुत से लोग हैं सर इस फील्ड में, न्यूमिस्मेटिक्स में। तो हम अपना जो आज का इंटरव्यू है इसको समाप्त करते हैं। जाने से पहले क्या कोई LIC एडीओ के बारे में क्या ऐसी कोई चीज़ें हैं जो सावधानी जिनको लेकर रखनी चाहिए? मैं जानता हूँ आपने बहुत सारी पॉजिटिव बातें इसको लेकर की हैं। क्या कोई नेगेटिव है इस जॉब में? जैसे ऑब्वियसली एक तो है अगर आप परफॉर्म नहीं करते तो एक टर्मिनेशन भी एक ऑप्शन रहता है। रिलेटिवली उतना जॉब सिक्योरिटी नहीं है जितना पीओ में होता है या किसी और प्रोफेशन में होता है। इसके अलावा क्या कोई और ऐसी चीज़ है जिसको लेकर आप हमारे दर्शकों को, हमारे जो व्यूअर्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, उन्हें सावधान करना चाहेंगे? जी, एक और इसका मैं पॉजिटिव आपको चीज बताना चाहूंगा कि अगर आप 5 साल तक, पहले 5 साल तक अगर आप टारगेट अचीव करते हो, तो आप शिफ्ट कर सकते हो एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है, तो ऐसा मतलब आपके पास एक ऑप्शन रहता है कि आपको अगर डीओ कंटिन्यू नहीं करना है, डेवलपमेंट ऑफिसर का रोल, यू कैन शिफ्ट इन एडमिनिस्ट्रेटिव रोल, जो कि ABMS बोलते हैं, असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर सेल्स। तो उसमें भी आप शिफ्ट कर सकते हो, और ब्रांच का जो ऑपरेशंस है वो भी देख सकते हो आप। तो दैट इज वेरी सिक्योर जॉब, उसमें कुछ टारगेट नहीं, कुछ मतलब अचीव करना नहीं होता है। जस्ट यू हैव टू ओवरलुक द ऑपरेशंस पार्ट ऑफ द LIC। नो, दिस वाज वेरी हेल्पफुल प्रतीक। और मैं फिर से आपको काफ़ी बधाई देता हूँ, असिस्टेंट मैनेजर आप रिसेंटली बने हैं। और मे यू कीप ग्रोइंग। मैं जानता थैंक हूँ यू कि सर, आप, थैंक यू। मैं ये भी जानता हूँ आप अभी ग्रेड बी और एक दो एग्ज़ाम हो रहे हैं जिनकी आप तैयारी कर रहे हैं। तो उसके लिए भी मैं आपको ऑल द बेस्ट बोलता हूँ। आप जानते ही हैं मैं हमेशा अवेलेबल हूँ, आई एम जस्ट अ व्हाट्सएप अवे। तो कोई भी आपको हेल्प चाहिए हो तो आई एम ऑलवेज देयर। और ये जो इंटरव्यू है बहुत बच्चों की हेल्प करेगा, बहुत एस्पिरेंट्स की हेल्प करेगा। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। नाइस टू मीट यू सर।